नमस्कार साथियों, डीएनए परिवार में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस जो नए पैटर्न पे तैयार हुआ है 2026 में, उसका दूसरा चैप्टर सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ से दूसरा चैप्टर। तो सेल जैसी हम बोलते हैं तो इससे दिमाग में ये आता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमको एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहिए कि क्या जीवन की उत्पत्ति जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई होगी? जीवन की उत्पत्ति आखिर कहीं तो हुई होगी। तो ऐसा माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति हमारे जीवन के लिए लाइफ के लिए सबसे जो एसेंशियल चीज है, बाकी चीजें भी हैं, लेकिन जो उत्पत्ति की बात करें तो उसमें एसेंशियल चीज है वाटर, जो बहुत जरूरी चीज है। वाटर बहुत जरूरी चीज है। तो ऐसा माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये समुद्र के जल में हुई थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जैसे कह सकते हैं गर्म जलकुंड गर्म जलकुंड में हुई थी, या इसको आप कह सकते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग, गर्म जलकुंड में हुई थी। एक चीज है, इसके एग्जाम्पल को इस बुक में एक एग्जाम्पल से समझाया गया है कि जीवन की उत्पत्ति की कहाँ हुई थी। लद्दाख में एक जगह है, लद्दाख में एक जगह है जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति हुई थी, जिसका नाम है पूगा वैली। क्या नाम है? पूगा। ये आपके बुक में दिया हुआ है, पूगा वैली। ये क्या है? हॉट स्प्रिंग है, जलकुंड। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। ये लद्दाख में है। और जीवन की उत्पत्ति बस ऐसे ही कुछ लोग मानते हैं समुद्र में हुआ था, कुछ लोग मानते हैं कि हॉट स्प्रिंग में हुआ था। एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है पूगा वैली, जो लद्दाख में है। सोचिए कि लद्दाख कितना ज्यादा ठंडा एरिया है, वहां पे हॉट स्प्रिंग मिल रहा है, गर्म जलकुंड मिल रहा है। तो बस ये जीवन की उत्पत्ति थी। अब सोचिए, इसमें हमें पढ़ना है सेल। सेल है क्या? सेल से पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि आप अपने घर को लीजिए। आप अपने घर को लीजिए। आपका घर इतना बड़ा विशाल घर बना हुआ है, बड़ा सा घर बना हुआ है। घर के अगर आप छोटे से हिस्से में जाएंगे कि घर किसी न किसी कोई ऐसा छोटा सा पार्ट होगा जिसकी वजह से ये आज इतने, मतलब वो छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर आज एक बड़ा सा घर बन के तैयार हुआ। तो हम देखेंगे कि वो छोटे छोटे पार्ट्स जो थे वो ईंट था, आपके घर का ब्रिक था, जो बहुत सारे ब्रिक्स आपस में मिलकर बहुत सारे ब्रिक्स आपस में मिलकर एक घर का निर्माण कर गए। बस इसी तरीके से घर का निर्माण कर गए। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर में होता है। हमारा शरीर इतना बड़ा विशाल शरीर है, इतनी चाहे हमारा शरीर हो, जानवरों का शरीर हो, या फिर प्लांट का शरीर हो, इवन बैक्टीरिया का शरीर हो, या जो जितना भी आप जीव के नाम जानते हैं, सबके शरीर किसी न किसी छोटे यूनिट से मिलकर बना होगा। वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ये क्या है? यही वो सेल है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसी को हम लोग क्या नाम दिए कि हमारे जीवन में, बायोलॉजी में इसका नाम क्या रखा गया? सेल। इसी के बारे में कहा जाता है बेसिक। यही हमारा क्या है? जीवन का आधार है। ऐसा कह सकते हैं कि सेल जीवन का आधार है। जीवन का आधार है सेल। इसी पर यही तो है जो हर एक्टिविटी हमारा एक सेल, एक सिंगल सेल, हमारा एक सिंगल सेल हर एक्टिविटी कर सकता है।
हर एक एक्टिविटी करने में ये सक्षम होता है। द बेसिक आपके टॉपिक में हम थोड़ा-सा अगर आगे बढ़ें तो सेल, सेल को बस इसी को हम आगे बढ़ाएँगे। सेल जीवन की उत्पत्ति आप समझ गए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, कहाँ हुई? तो जीवन की उत्पत्ति जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है पानी, और पानी में ही या तो समुद्र में, कुछ लोगों का मानना है सी वाटर में हुई होगी, या कुछ लोगों का मानना है हॉट स्प्रिंग में जब जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। दूसरा है सेल। सेल को ऐसा कहा जाता है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसको क्या नाम दिया गया? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए क्या कह रहा है, लाइफ का जो बेसिक यूनिट है यही है सेल। सेल को लाइफ का बेसिक यूनिट कहा जाता है। बेसिक यूनिट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बेस आपका क्या कर रहा है, यही है। आप अगर इंग्लिश में कहें स्ट्रक्चरल, यही आपके बॉडी का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर मैंने गलती लिखा क्या? STRUCTURAL, और स्ट्रक्चरल, और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शनल। तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में मतलब इसको कह सकते हैं कि ये क्या है? सेल है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यही है, यही काम करता है। स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक, और फंक्शनल का मतलब क्रियात्मक। मतलब कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जो हमारा शरीर है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर आप इसे याद करेंगे, हमारा शरीर पूरा का पूरा शरीर सेल से मिलकर बना होता है। कैसे? आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा कि जब बहुत सारे सेल आपस में मिलेंगे वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू बनाते हैं। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलेंगे ये ऑर्गन बनाते हैं, ये ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। जबकि जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे, जब ऑर्गन मतलब ऑर्गन मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम आप समझिए इन चीजों को। कुछ सेल अगर आप हिंदी में कहें तो ये क्या है? कोशिका, कोशिका, ऊतक। इसको ऑर्गन को क्या कहेंगे आप हिंदी में? अंग। अंग का निर्माण करते हैं, और हमारा इसको क्या कह सकते हैं? अंग तंत्र। ये इस तरीके से इसका निर्माण होता है। आप इसे याद रख सकते हैं, याद रखने वाली बातें हैं, याद रख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सेल क्या हमारे इस पृथ्वी पर, इस वर्ल्ड में क्या ऐसे जीव हैं जो केवल एक ही सेल कंटेन करता हो, या कुछ ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा करता हो? ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा पॉसिबल है कि हमारे अर्थ पर बहुत सारे तरीके के सेल मौजूद हैं, बहुत सारे तरीके के, जिसमें से आप देखेंगे जिसमें जिसके पास एक सिंगल सेल हो, जिसके पास एक सिंगल सेल हो। सिंगल सेल, सिंगल सेल, एक ही सेल है, एक ही सेल है, और एक ही सेल में सारी एक्टिविटी होती है। ऑल एक्टिविटी ऑफ लाइफ। जीवन जीने के लिए जो जरूरी है वो सारी चीजें एक सिंगल सेल के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके के जीव को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंगल सेल वाले जिसकी सारी एक्टिविटी जीवन की एक ही सेल के अंदर होती है, एक ही सेल से उसका सब कुछ हो जाता है, तो ऐसे जीव को हम लोग कहते हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल बताइए, बहुत सारे लोगों को पता हो। बैक्टीरिया, अमीबा,
बैक्टीरिया, अमीबा, ईस्ट, ये सब के सब क्या है, यूनिसेलुलर है। दूसरा, आप सोचिए कि मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, या कह सकते हैं मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल जब आपस में जुड़ेंगे, मतलब कि इसकी एक्टिविटी, ये सेल, इसमें बहुत सारे सेल आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, बहुत सारे सेल, ऑल एक्टिविटी, इसमें सभी सेल मिलकर एक्टिविटी करते हैं, सभी सेल। हाँ, एक्टिविटी ऑफ लाइफ, लिखते नहीं है, बस ऐसे समझिए कि एक्टिविटी, लाइफ का जो एक्टिविटी है वो सारे सेल मिलकर परफॉर्म करते हैं, ये सभी सेल आपस में मिलकर परफॉर्म करेंगे, तो इस तरीके के जीव को हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। इस तरीके के जीव को हम लोग मल्टी सेलुलर नाम देते हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल आप खुद है, ह्यूमन, और भी बहुत सारे जो बड़े बड़े हैं, एलिफेंट लिख दो, प्लांट्स लिख दो, ये सारे सब के सब, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। तो ये हो गए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब सोचिए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये सब के सब। एक एक क्वेश्चन है आपसे कि एक क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हैं, क्योंकि एक मोर देन वन है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि हम 10 पीस हैं। तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में लाखों की संख्या में, लाखों कोशिकाएं, लाखों कोशिकाएं हैं, फिर भी हम एक ही शरीर क्यों दिखते हैं? हमारे शरीर में इतनी सारी कोशिकाएं हैं। अगर यही चीज सोचिए कि बैक्टीरिया में लाखों कोशिकाएं हैं, सेल हैं, इसका मतलब है तो वो 1 लाख बैक्टीरिया है, लाखों की संख्या में बैक्टीरिया है, जबकि हमारे शरीर में लाखों की संख्या में सेल है, लेकिन हम एक शरीर क्यों दिखते हैं, एक ही शरीर क्यों दिखते हैं, हम लाख संख्या में क्यों नहीं है? इसलिए लाखों की संख्या में होने के बावजूद हम इसलिए दिखते हैं क्योंकि सारी कोशिकाएं अपनी एक्टिविटी एक साथ परफॉर्म करती है, सभी कोशिकाएं मिलकर परफॉर्म करती है, जितनी भी एक्टिविटी है। अगर ये मिलकर परफॉर्म ना करती तो फिर हम एक अलग अलग जीव होते, अगर हमारी संख्या में जितने भी लाखों कोशिकाएं हो तो। अब बात आती है कि क्या आप कोशिका को, सेल को नेकेड आई से देख सकते हैं? नेकेड आई से क्या आप इसे देख सकते हैं? तो जवाब होगा नो, नेकेड आई से हम लोग सेल को नहीं देख सकते, कुछ सेल को छोड़ के, भाई एक्सेप्शन है, उस चीज को थोड़ा सा भी पहले, इन जनरली हम नेकेड आई से सेल को नहीं देख सकते हैं। तो फिर देखने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए, या फिर कुछ तो किया गया होगा ताकि हम देख सकते हैं। तो हम एक एक चीज आप समझिए कि हमारी आंखों का रिजोल्यूशन, हमारी आंखों की क्षमता, हमारे आंखों की जो देखने की क्षमता है वो पता है लगभग लगभग कहिए 0.1 mm से छोटी चीजों को नहीं देखने में सक्षम नहीं है, जबकि सेल इससे छोटा है, तो कैसे हम लोग देख पाएंगे? ये याद रखिएगा, रिजोल्यूशन ऑफ आई, रिजोल्यूशन ऑफ आई, आई का रिजोल्यूशन लगभग 0.1 mm होता है, इससे छोटी होती है सेल, तो हम कैसे देख पाएंगे? हम देख ही नहीं सकते हैं सेल को। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने तैयार किया क्या, माइक्रोस्कोप। नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, तो नेकेड आई से जब आप नहीं देख सकते हैं तो इसके लिए साइंटिस्ट ने कुछ एक्टिविटी, कुछ खोज की,
खोज करने के बाद ही सेल के बारे में पता चल सका, जिसमें इन्होंने बताया कि हमने एक सूक्ष्मदर्शी की खोज की है, जिसका इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप की खोज की गई। ये माइक्रोस्कोप, अगर आप देखेंगे माइक्रोस्कोप की, तो शुरुआती दौर के माइक्रोस्कोप जो थे वो लाइट माइक्रोस्कोप नाम जाना जाता है इसको, लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप इसलिए क्योंकि ये मुश्किल से किसी चीजों को 200 से 300 गुना ज्यादा बड़ी दिखा सकती थी। 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे इसकी क्षमताएं बढ़ती गई। लेकिन बाद में हम लोगों ने दूसरे तरीके का माइक्रोस्कोप खोजा, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये मैंने कहा 200 से 300 गुना ज्यादा देख सकती है, उसको चीजों को बड़ा कर सकती है। लेकिन ये भाई नैनोमीटर तक बड़ा कर सकती है उसको, नैनोमीटर तक के चीजों को ये देखने में सक्षम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो इसकी डिस्कवरी बाद में हुई है, बस यही चीज था। तो यहाँ तक नैनोमीटर तक का आप देख सकते हैं। तो इसको हम शायद थोड़ा सा इरेज करेंगे, फिर जाके हम देखेंगे जो साइंटिस्ट सेल के बारे में। चलो इरेज नहीं करते, यहाँ पे हम काम चला देते हैं कि शुरुआत, सेल के खोज की शुरुआत कैसे हुई और किसने की। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है, दिख रहा होगा शायद, बड़ा लिखते हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने अपनी एक किताब, इनकी एक किताब है माइक्रोग्राफिया। इनकी एक किताब है माइक्रोग्राफिया, जिसमें 1665 की बात है। कब की बात है? 1665 की। इसमें इन्होंने एक सेल के बारे में बताया। एक कॉर्क में जो सेल, मतलब इसी माइक्रोस्कोप से जो पेड़ पौधे होते हैं सड़े गले, उसमें उसके कॉर्क को जब ये गौर से देखा तो उसमें छोटे छोटे खाने टाइप से नजर आए। उसको इस तरीके से छोटे छोटे खाने टाइप से नजर आए। इन्हीं खाने को इन्होंने क्या नाम दिया? ये क्या है? सेल है। इसी खाने को इन्होंने सेल नाम दिया। मजे की बात है कि यहाँ पर सेल कैसे थी, जब इसको देखा गया तो ये मृत कोशिका थी, मृत सेल थी, जीवित नहीं थी, ये नॉन लिविंग थी। कैसी थी? नॉन लिविंग थे। तो रॉबर्ट हुक का ये योगदान है कि शुरुआत इन्होंने ही किया था अपनी किताब, इसकी जानकारी इन्होंने माइक्रोग्राफिया में दिया था। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग अभी क्या क्या पढ़े सेल के बारे में। सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल क्या है? या फिर कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यही क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ था। इसके बाद हम देखें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि जो सिंगल सेल कंटेन करता हो, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया और क्या लिखे? अमीबा, हिस्ट। मल्टी सेलुलर ह्यूमन, एलिफेंट, बर्ड, प्लांट्स, ये सब के सब। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि माइक्रोस्कोप के बारे में देखा, हम अपने आंखों की क्षमता के बारे में पढ़ा, और फिर सेल को सबसे पहली बार किसने इस दुनिया में उजागर किया, किसने ये पहली बार बताया? वो थे रॉबर्ट हुक। और वो सेल कैसा था? मृत था। तो आज की कक्षाएं हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगली कक्षाएं हम बहुत जल्दी फिर से लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखते रहिए।